नमस्कार। आज हम एनआईएस ज्योग्राफी चैप्टर 13 और 14 के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और एग्ज़ाम में आते हैं या फिर आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर 13 के एमसीक्यू। ज्योग्राफी चैप्टर 13, चैप्टर का नाम है यातायात तथा संचार के साधन। यातायात वो होता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और संचार के साधन वो हैं जिससे हम अपनी बातें किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस चैप्टर के हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश की जीवन रेखा किसे कहा गया है? आंसर है परिवहन एवं संचार के साधन को, यानी कि देश की जीवन रेखा बोला गया है किसी परिवहन एवं संचार के साधन को। यातायात के साधन को ही परिवहन भी बोला जाता है। तो हम परिवहन और संचार के साधन को देश की जीवन रेखा इसलिए कहते हैं कि अगर परिवहन ना हो, यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह हम या फिर किसी वस्तु को ले जाने का कोई साधन ना हो, तो इंसान एक ही जगह सीमित रह जाएगा। और संचार के साधन वो होते हैं जिससे हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए संचार का साधन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम इसे देश की जीवन रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? यानी कि यातायात, परिवहन मैंने बताया दोनों एक ही है, तो परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं? क्या है आंसर? स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। यानी कि परिवहन के साधन वैसे साधन जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। स्थल से भी जा सकते हैं, जल मार्ग से भी जा सकते हैं और वायु मार्ग से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कौन कौन से महानगरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है जो हमारे देश भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आपको ये भी याद रखना है कि भारत के 4 महानगर हैं, वो भी यही हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है ये इन चारों महानगरों को जोड़ता है। यहाँ पे दिल्ली है, इधर मुंबई है, इधर चेन्नई है, इधर कोलकाता है और ये एक चतुर्भुज के आकार का बन जाता है, इसीलिए इसे चतुर्भुज बोला गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हवाई परिवहन कब शुरू हुई? यानी कि जो हम प्लेन पे बैठते हैं, जो वायु मार्ग है, वो कब शुरू हुआ था भारत में? कब हुआ था? 1911 में, 1911 में। आपको 1911 का एक चीज़ और भी याद रखना है बच्चों कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी, यानी कि भारत की राजधानी भी बनाया गया था 1911 में और 1911 में ही भारत में हवाई परिवहन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, संचार के 2 साधन कौन कौन से हैं? तो संचार के 2 साधन, यानी कि वैसे साधन जिससे हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसके 2 साधन कौन कौन से हैं? पहला है निजी संचार के साधन और दूसरा है जन संचार के साधन। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। निजी संचार के साधन वो होते हैं जिससे हम अपनी निजी बातें कर सकते हैं, यानी कि अगर हम कोई बात किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या एक फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली को बताना चाह रहे हैं, तो वो निजी संचार के साधन हो गए। और जन संचार के साधन वैसे साधन होते हैं जो कि हम पूरी जनता के लिए बोलते हैं, यानी कि कोई वैसा न्यूज़, वैसी बात जो पूरी जनता के लिए होती है, पूरे समाज के लिए होता है, वो जनसंचार के साधन होते हैं। जनसंचार के साधन न्यूज़पेपर हो सकता है, टीवी, रेडियो, ये सारे जनसंचार के साधन हैं। और वहीं निजी संचार के साधन क्या है? ईमेल, टेलीफोन, मैसेज, ये सारे क्या होते हैं? निजी संचार के साधन। क्योंकि हम टेलीफोन अगर किसी को फ़ोन करते हैं तो वो एक व्यक्ति को कर सकते हैं, हम ग्रुप कॉल कर सकते हैं जिसमें क्या होता है 2 या 4 व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये सारे निजी संचार के साधन हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस राज्य में एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैसा हवाई अड्डा होता है जिससे कि हम अपने देश से बाहर जा सकते हैं, यानी कि दूसरे देश में आने जाने के लिए कोई हवाई अड्डा है। तो एक से अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, उन 2 राज्यों के नाम लिखें जहां पर
कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। यानी कि वैसे 2 राज्य भारत में जहाँ पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, वो है हरियाणा एवं राजस्थान। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जिस सेवा के माध्यम से पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर भेजने वाले जिस तरीके से हम भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? उस सेवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? डाक सेवा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेट के माध्यम से पत्र लिखने की प्रणाली को क्या कहते हैं? इंटरनेट से भी हम पत्र लिखकर भेजते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ईमेल। ईमेल बहुत ही कॉमन शब्द हो गया आज के समय में कि हाँ ईमेल कर दो, किसी को भी मेल कर दो, तो वो क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से पत्र लिखने की प्रणाली है ये ईमेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में वर्तमान में सबसे सामान्य और लोकप्रिय निजी संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? सबसे सामान्य और लोकप्रिय निजी संचार के माध्यम भारत में आप आराम से बता सकते हो, हम सभी यूज करते हैं उस चीज़ को। क्या है? मोबाइल फ़ोन। निजी संचार के माध्यम में किसी से बात करनी हो, हम तुरंत ही अपना फ़ोन उठाते हैं, नंबर डायल करते हैं, उससे बात कर लेते हैं। तो सबसे लोकप्रिय जो निजी संचार का माध्यम है वो क्या है? मोबाइल फ़ोन। तो बेटा ये है चैप्टर नंबर 13 के कुछ MCQ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे और मैंने आपके लिए बनाया है। अब एक बार फिर से हम ये MCQ देखते हैं, आप देख लो, इसे नोट डाउन करिए और समझिए, पढ़िए और समझिए। सुन के अगर आप पढ़ेंगे, सुन के समझेंगे तो ये ज़्यादा इजी तरीके से याद होता है। आपको भी पता है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है, इसलिए मैं क्वेश्चन के आंसर आपको समझा के बताती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। ये है क्वेश्चन नंबर, ये है चैप्टर नंबर 13 यातायात और संचार के साधन, इसके 10 MCQ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के MCQ, चैप्टर नंबर 14 के MCQ। चलो अब हम देखते हैं बेटा चैप्टर नंबर 14 के MCQ। चैप्टर नंबर 14 है ज्योग्राफी का, जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक गुणों को बताइए। सबसे पहले हम संसाधन समझ लेते हैं कि संसाधन क्या है। तो वो सभी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं उसे हम संसाधन कहते हैं, यानी कि जिसका इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल यानी कि रीयूज़ कर सकते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में आती है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, वो सब क्या है? संसाधन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से, मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक गुणों को बताइए। यानी कि मानव को संसाधन कैसे बनाया जा सकता है। आप पहले ये चीज़ पढ़ चुके हो, मैं आपको क्वेश्चन भेज चुकी हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, उससे मैंने बताया है कि संसाधन 3 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है, जैसे हवा, पानी, पहाड़, नदियाँ। और मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास हर चीज़ देखते हैं मानव के द्वारा बनाया गया, वो मानव निर्मित संसाधन है। और तीसरा है मानव संसाधन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य अगर नहीं हुआ तो कोई संसाधन हम इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है और मानव संसाधन को मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक गुण, यानी कि मानव को एक अच्छा संसाधन हम कैसे बना सकते हैं। आंसर क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, और क्या है? विशेष प्रशिक्षण। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा से हम मानव को अच्छा संसाधन बना सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति अच्छा संसाधन होता है, पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए, और विशेष प्रशिक्षण, किसी भी चीज़ के लिए प्रशिक्षण अगर हमें मिलेगा तभी हम उस चीज़ का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या घनत्व, ये भी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ आपको कि जनसंख्या घनत्व का पता कैसे लगता है। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं?
यानी कि जनसंख्या परिवर्तन, जैसे अचानक से जनसंख्या कहीं की बढ़ जाती है, कहीं की घट जाती है। परिवर्तन का मतलब ही होता है घटना या बढ़ना। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि दर। जन्म दर भी बता चुकी हूँ मैं, प्रति 1000 व्यक्ति पे जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, प्रति 1000 व्यक्ति पे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। वृद्धि दर होता है जन्म दर में मृत्यु दर को घटाकर देखा जाता है वृद्धि दर, जिसे हम जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें क्या है? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि दर। इसे प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यही है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा गया है। क्या है प्राकृतिक वृद्धि दर? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को, यानी कि जन्म दर में मृत्यु दर को माइनस करते हैं, घटा देते हैं, वही होता है हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी कि मान लो कि जन्म दर हमारा 15 है और मृत्यु दर 10 है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 5। प्राकृतिक वृद्धि दर हमारा निकल गया 5। तो ये होता है प्राकृतिक वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। भारतीय आयु संरचना क्या है? यानी कि भारतीय आयु संरचना 3 भागों में बांटी गई है। वो क्या है? सबसे पहले बच्चे हैं, 0 से 14 वर्ष के आयु के लोगों को बच्चा बोला जाता है। फिर वयस्क है, 15 से 60 वर्ष के लोगों को वयस्क बोला जाता है। उसके बाद वृद्ध है, 60 वर्ष की उम्र से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है, मतलब 60 प्लस के लोगों को वृद्ध बोला गया है। भारतीय आयु संरचना 3 वर्गों में बांटा गया है, बच्चे, वयस्क और वृद्ध। बच्चे 0 से 14, वयस्क 15 से 60 और वृद्ध 60 प्लस से के लोग वृद्ध माने गए हैं। अब है आश्रित जनसंख्या समूह कौन है? आश्रित जनसंख्या समूह क्या है? 0 से 14। आश्रित जनसंख्या समूह कौन है? आश्रित जनसंख्या समूह है 0 से 14 और 60 प्लस के आयु के लोग, क्योंकि 0 से 14 बच्चे होते हैं और 60 प्लस के लोग वृद्ध होते हैं। तो ये दोनों जो है आश्रित होते हैं वयस्क पे, यानी कि 15 से 60 वर्ष के लोगों पे ये दोनों ही आश्रित होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? आश्रित जनसंख्या समूह। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्यशील जनसंख्या किसे कहा गया है? कार्यशील जनसंख्या किसे कहा जाता है? 15 से 59, यानी कि 50 से 60 वर्ष के आयु के लोगों को कार्यशील जनसंख्या बोला गया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? 933, 933। लिंग अनुपात भी वही होता है, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि 1000 व्यक्ति में पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 933। ओके, अब है जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है? अभी हम जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य का है वो पढ़ चुके थे, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर में 14 व्यक्ति ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंग अनुपात क्या है? अभी क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको ये बताया था, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत के लिंग अनुपात क्या था? 933। अब आपको ये भी समझना है कि लिंग अनुपात है क्या। लिंग अनुपात कुल आबादी में प्रति 100 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या है। यानी कि लिंग अनुपात कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या है, उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के कुछ चैप्टर नंबर 13 और 14 के कुछ MCQ हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना है, याद करना है और नोट डाउन करना है। आप चैप्टर नंबर 14 के फिर से देख लीजिए एक बार, MCQ इसे नोट डाउन करिए ज़रूर और समझ के याद करिए। ये इम्पॉर्टेंट MCQ है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए भी, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी MCQ ज़रूरी होते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर और ये MCQ आपको याद करने हैं। आगे भी मैं आपको वीडियोस डालती रहूँगी, ज्योग्राफी के सारे वीडियो मैं डाल चुकी हूँ 6 चैप्टर के। आगे भी मैं आपके सारे वीडियो आपको डालती रहूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। नमस्कार बच्चों।